जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई थिंक ऑल विल बी वेरी फाइन एंड आई होप दैट यू ऑल विल बी वेरी फाइन। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्लास 10 का यूनिट 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातबिन नबीयीन एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। यूनिट 1। अच्छा, अब अगर आप टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं है तो दैट्स मीन आप किसी भी चीज के बारे में क्लियर नहीं है। ठीक है जी, ये चीजें हमने मैट्रिक में भी पढ़ी थी, लिविंग स्पिरिट या मॉडल। ठीक है, अब आप इसको नमूना भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप पैकर भी कह सकते हैं, इसको आप जिंदा मिसाल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सो देर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एम्बॉडीमेंट। आई होप दैट आपको चैप्टर का जो एक क्लियरेंस है वो आपको होगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातबिन नबीयीन जो है वो इंसाफ की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिंदा मिसाल है। तो ये जी हमारा इंसाफ है, तो इंसाफ की जिंदा मिसाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब लर्निंग आउटकम्स की बात करें कि आप चैप्टर पढ़कर क्या सीखेंगे, तो वो भी देख लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स वेल, वो किस काबिल हो जाएंगे, वो क्या कुछ सीख जाएंगे। पहली चीज तो recognize and practice values and attributes of the justice for peaceful coexistence। ठीक है जी, ये जो आप पहचान जाएंगे और जो भी तारीफें, खूबियां, इकदार हैं इंसाफ की, अमन की, जो को एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। डिड्यूस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, आप लोगों को पता चल जाएंगे जिन मायनों से आप आगाह नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जहां जहां ग्रामर होगी वहां वहां आपकी एक्सप्लेनेशन और जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल होगा और वहीं आप लोगों को हर चीज समझाई जाएगी उसी वक्त। इलस्ट्रेट द यूज ऑफ रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स इन राइटिंग। राइट एन इफेक्टिव एसे ऑन द गिवन टॉपिक। रेगुलर, इररेगुलर, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अभी ही आपको फौरन इसको क्लियरेंस कर देता हूं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन का डिफरेंस देख लें। एब्स्ट्रैक्ट इनटैंजिबल को कहते हैं और कंक्रीट टैंजिबल को कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशंस हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी को बयान करता है जैसे कि इंटेलिजेंस है, ठीक है, और जो कंक्रीट नाउन है वो टैंजिबल चीजों को दरियाफ्त करता है या बताता है जैसे कि सॉफ्ट बोर्ड है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ये ऐसी चीज है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते। इसी का ऑपोजिट है जी कंक्रीट नाउन, जिसको आप देख भी सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। के बाद क्लास 9 के अंदर मैंने बहुत मर्तबा बताया हुआ है, 10th में भी आप लोग सुन लें कि रेगुलर वर्ब्स ईडी वाली वर्ब्स को कहते हैं। ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हमें बचपन से पढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि हमारी टीचर हमें कहती थी कि जी प्ले और वॉश लिख लें और उसके आगे आपने ईडी लगाना होता था और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती थी। तो ये बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं जी, ये रेगुलर वर्ब है जिसको हम ईडी वाली वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्ले के आगे प्लेड, प्लेड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। अब इररेगुलर क्या है? द वर्ब्स विच आर नॉट एंडिंग विद द ईडी, वो वर्ब्स जो बिल्कुल भी ईडी से एंड नहीं कर रही हैं। तो जैसे कि टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, जो अपनी पूरी फॉर्म ही चेंज कर लें, जिनके साथ ना ईडी लगे और ना ही उनके साथ कुछ और, अपनी पूरी फॉर्म चेंज कर दी उसने, टीच, टॉट। ठीक है जी, तो जिनके साथ ईडी ना लगे वो इररेगुलर हैं, जिनके साथ ईडी लगे वो रेगुलर हैं। So the last point of learning outcomes, write an effective essay on the given topic। ठीक है, आपने जो भी ये टॉपिक पढ़ा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इस पर आप जो है ऐसे लिखने वाले हैं। प्री रीडिंग में क्या होगा, आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस, आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस का मतलब क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन एन सोसाइटी, ये जो अदलिया होती है, आज़ाद अदलिया, आज़ाद इंसाफ, आज़ादाना ये जो
अदलो इंसाफ है आपके माशरे में, ये कितनी अहमियत देता है, कितनी अहमियत का हामिल है। हु इज रिगार्डेड एज द ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड वाई, किसको सबसे ज्यादा रिगार्ड देना चाहिए, एक जिंदा मिसाल, सच्ची जिंदा मिसाल इंसाफ के लिए, और क्यों। तो ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह अभी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसमें आप ये चीजें क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। जब आप ग्लॉसरी करेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। अच्छा, पहले आपको एक चीज क्लियर कर दी जाती है कि जी आपकी एक्सरसाइज, आपकी रिव्यूज और आपकी ग्लॉसरीज निहायत इंपॉर्टेंट है, तो आपने जस्ट गो थ्रू करनी होती है इन चीजों को। अब जब गो थ्रू करने के लिए मटेरियल ना हो तो फिर इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास मटेरियल इस वीडियो की मदद से आपके पास बहुत आराम से मिल जाएगा। पेज 5 आपने थीम देखना है। अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ऑल मैनकाइंड। ये जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, ये बहुत बड़ी मिसाल है, बड़ी अजीम मिसाल है तमाम नूह इंसान के लिए। अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स गिव एविडेंस टू द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस। बहुत से ऐसे वाकियात हैं या मौके हैं जहां पर इंसाफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की बड़े सबूत मिलते हैं। ही अबाइडेड बाय अल्लाह's commands, वो सरपरस्ती करते थे, वो पाबंदी करते थे अल्लाह के अहकामात की। अबाइडेड even with non-Muslims and never made any concessions in the implementations of justice। हत्ता के जो गैर मुस्लिम थे, जो मुसलमान नहीं थे, उनमें भी कभी आपने इंसाफ लागू करने में, नाफिज करने में रायत नहीं बख्शी, concessions। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam dealing with non-Muslims in the best example to follow for the Muslims। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके साथ भी बेहतरीन मिसाल दी कि वो जो है पैरवी करें और जितने भी लेन देन है उनके साथ अच्छे करें। सो कमिंग बैक टू द ग्लॉसरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, और बच्चे एक्सरसाइज में इस चीज को ढूंढते हैं कि जी हमें मिले और हम इसे करें और इनमें मार्क्स स्कोर करें। सो देयर इट इज। एंसेस्टर्स फोर फादर्स को कहते हैं, मतलब अगर इसका सिनोनिम आता है तो फोर फादर आएगा, जिसको आप अबाओ अजदाद कहते हैं। डेस्टिट्यूट मुफलिस को कहते हैं, ठीक है। एंसेस्टर का आप आगे देख लें, लिखा हुआ है डिस्टेंट रिलेशन समबडी इज डिसेंडेड फ्रॉम। या डेस्टिट्यूट का आप देख लें, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास मलकियत ना हो, मालिक ना हो। इक्विटेबल फेयर को कहते हैं, जैसे कि मुनसिफाना और सेहत, मतलब इंसाफ वाला। उसके बाद लिखा हुआ है जी फर्म। फर्म का मतलब होता है रेजोल्यूट, डेफिनेट, अपने काम का पक्का। फो कहते हैं दुश्मन को, एन एनिमी इन अ बैटल और वॉर। इंटरसीड सफारिश को कहते हैं, टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट। मैग्नीट्यूड किसी भी चीज की अहमियत या असर को कहते हैं। ओव किसी चीज को मानना, हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है जी। कर्ज देना भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ओव कर्ज है। Revenge, something that you do not hurt or punish someone because they have hurt you। Revenge, बदला लेना। Seek, हासिल करना। बहुत से इसके वो है हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर बहुत सी चीजें मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी आपको लिख देता हूँ, बहुत आसान है। ये लास्ट वर्ड आप लोगों ने अभी पढ़ा है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक है। सीक को कहते हैं हासिल करना, वैसे तलाश को भी कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसका मतलब है हासिल। अचीव्ड हासिल, अटेन्ड हासिल, अर्नड हासिल। वैसे अर्न को कमाना कहते हैं। तो ये सब के सब का मतलब एक ही है। दीज ऑल फोर ऑफ आर synonyms of each another। चलें जी, साथ ही हम जो है डिस्कस कर लेते हैं पेज 5 पर, सेम पेज पर वोकैबुलरी को, जो कि एक्सरसाइज ए है। वो कह रहे गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। मॉडल, नमूना, पाइटी, तकवा, अटर्नल, दायमी, मतलब कभी ना खत्म होने वाला। अर्न, अभी मैंने कहा आपको उसका मतलब बताया, हासिल किया। शर्मन, खिताब, रिवेंज, इंतकाम, बदला। कमांडमेंट, हुक्म दिया जाता है, अहकामात। अपहेल्ड, पूरा करना। डेस्टिट्यूट, मोहताज। प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया। ट्रांसलेटेड, अबूर। तो इसका आपको सॉल्यूशन बिल्कुल सामने अभी स्क्रीन पर नजर आने वाला है। सो दिस व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद यू, कि आप मॉडल का मतलब नमूना, मिसाल कहेंगे। पाइटी का मतलब परहेजगारी, तकवा कहेंगे। इटर्नल, दायमी, अब्दी, कभी ना खत्म होने वाली। और आखिरी अर्न्ड, कमाया,
ठीक है, वैसे चैप्टर के अंदर इज्जत कमाई नहीं जाती, हासिल की जाती है। शर्मन, खुतबा, रिवेंज, सरमन के बाद जो है वो रिवेंज है, ठीक है जी। और रिवेंज आपको क्या कह रहे हैं जी, इंतकाम लेना, बदला लेना, ठीक है, बदला लेना भी कहते हैं। कमांडमेंट, हुक्म रब्बी, मतलब अल्लाह का हुक्म। अपहेल्ड, संभाले, रखा। डेस्टिट्यूट, मुफलिस, मोहताज, कैलाश, तो मोहताज और मुफलिस ज्यादा आसान है। उसके बाद प्रोक्लेम्ड, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, ऐलान करना। ट्रांसलेट्स, अबूर कर जाता है या अबूर करना। एक्सरसाइज अगर बी की बात करें पेज 5 पर, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैंने आपको बताया एक्सरसाइज में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो सिनोनिम्स के हवाले से होगी या आपके एमसीक्यूज के हवाले से होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो इक्विटेबल अभी आपको बताया मुनसिफाना को कहते हैं, तो आप इसको फेयर कहेंगे, फेयर। इसकी जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो फेयर है। उसके बाद जस्ट, आदिल को कहते हैं, इक्वल बराबरी को कहते हैं। एंसेस्टर अभी आपको बताया था ग्लॉसरी के अंदर, इसकी जो ऑप्शन है वो आपकी बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। आप उसको कहेंगे फोर फादर। ये जो प्रीडिसेसर होता है इसको बुजुर्ग कहते हैं, और इसको जो एंसेस्टर होता है ये पहले वाकियात, एंटीसीडेंट है, सॉरी, एंटीसीडेंट, ठीक है, ये होते हैं पहले वाकियात। और प्रीडिसेसर जो होता है वो होता है पहले का, ठीक है, पहले मतलब बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। फोर फादर आपके अबाउजदाद। जो एंसेस्टर का करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। सो कमिंग बैक टू द सेम एक्सरसाइज बट पेज इज नाउ ऑन VR6, ठीक है। अब फो लिखा हुआ है, फो कहते हैं दुश्मन को, इंग्लिश में भी बहुत इजी है, एनिमी, रिलेटिव, रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त। फर्म कहते हैं जी, फर्म आप कह लें मजबूती को कहते हैं, तो यहां पर फर्म जो है पुख्ता मतलब पावरफुल। एक्सपेंसिव कहते हैं जी बहुत ज्यादा कीमती को। और परसिस्टेंट जो कि आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मुसलसल, ठीक है जी। पर्जरवेयर भी आगे आप पढ़ेंगे, इसका मतलब मुसलसल रहना, कॉन्टिन्यूसली आपने काम किया है तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मैं परसिस्टेंट का मतलब क्या बता रहा हूं। ग्लोरियस कहते हैं आपके स्प्लेंडेड को, ठीक है जी, ग्लोरियस कहते हैं स्प्लेंडेड को। और जो लस्ट्रस है उसे कहते हैं दिलकश, और जो आपका फैबुलस है उसे कहते हैं शानदार। तो जो एग्जैक्ट आंसर है आपका ग्लोरियस का वो स्प्लेंडेड है, पावरफुल और एनिमी, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस, ठीक है जी। आपने मीनिंग्स भी देने हैं फ्रेजल वर्ब्स के, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स मतलब वर्ब के साथ एक वर्ड का जुड़ना, ठीक है। ये आपका वर्ब है, गिल्टी, बिलोंग, एक्सचेंज, अकॉर्डेंस, ये सारे आपके वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब्स तब बनते हैं जब प्रेपोजिशन साथ जुड़ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स कब बनते हैं? जब प्रेपोजिशन साथ जुड़ जाते हैं, जैसे गिल्टी ऑफ, बिलोंग टू, एक्सचेंज फॉर, इन अकॉर्डेंस विद और इन दोनों आपके प्रेपोजिशन है। तो फ्रेजल वर्ब्स हमें क्लियर हो गए हैं। एंड यूज द फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, तो हम इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। ये आपके फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस हैं और उनके मतलब हैं। गिल्टी ऑफ का जुर्म, ही इज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। बिलोंग टू ताल्लुक होना, शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, ठीक है, ताल्लुक वो मतलब एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। एक्सचेंज फ्रॉम से बुलंद, यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी फॉर डॉलर्स इन दिस होटल। इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, कंप्लीट दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विद माई डायरेक्शंस, इस काम को मुकम्मल करो मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। एक्सरसाइज डी है कि आपने ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 करना है, वो भी उर्दू में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है जी। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। मैं आपको बताता चलूं कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे आसान तरीका आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। जैसे कि आपको परफेक्ट मॉडल का
मीनिंग पता होना चाहिए जो कि मुकम्मल नमूना है। अटेन हासिल मैंने अभी बताया आपको, गुडनेस अच्छाई को कहते हैं, पाइटी तकवा को कहते हैं, सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, इंडिविजुअल को कहते हैं इनफरादी, सक्सेस कामयाबी, सोशल लाइफ समाजी ज़िंदगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु जो लोग इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में अच्छाई तकवा और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social life. लोग जिंदगी के इखलाकी, यहां से आप इसको लोग पकड़ लें और फिर आप आ जाएं इखलाकी, रूहानी और माशरती सोशल एरियाज, यहां पर समाजी शोबाजात हैं, में कमाल हासिल करने के लिए। परफेक्शन, अचीव परफेक्शन, मैंने कहा था आपको अचीव का मतलब भी वही है जो अटेन का मतलब है, और अटेन का मतलब भी वही है जो आपके सीख का मतलब है। तो दोबारा से कर लेते हैं, लोग जिंदगी में, ठीक है, पीपल जिंदगी में इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात या शोबों में परफेक्शन कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज, पैगाम और रहनुमाई, ठीक है, मतलब गाइडेंस से रोशनी हासिल कर सकते हैं। लास्ट लाइन है जी, he has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन ने तमाम नुए इंसान के लिए, तमाम नुए इंसान के लिए हर शोबा में, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर शोबा जिंदगी में, फॉलो इन अमल में, अमल करने के लिए नहायत आला, सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, और शानदार कयाम, सेट कायम की है, ठीक है जी, शानदार मयार, नोबल आइडियल्स, शानदार मयार कायम किए, सेट का मतलब होता है कायम करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सेम पेज है जी, 6 पेज है। एनालिसिस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि आपने कैसे टेक्स्ट को रीड किया हुआ है, ठीक है जी। आपने चूज द करेक्ट ऑप्शन करनी है। इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, वो है बी, स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है जी। एनालाइज किया जा रहा है आपको और आपने बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से लगाने हैं। उसके बाद आपकी 2 ऑप्शन है, द की ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन वाज अ ग्रेट ऑरेटर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबुव्वत। तो आपकी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपकी जो है थर्ड ऑप्शन आती है, थर्ड एमसीक्यू, एग्जांपल्स गिवन इन द पैराग्राफ्स 3 and 4 शो दैट के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट एंड हेड ऑफ द स्टेट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन वाज फेयर इन हिज डीलिंग्स। तो पैराग्राफ 3 और 4 में आपकी ए ऑप्शन जो है वो आपको बताई जा रही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट हेड ऑफ स्टेट थे। मुझे अच्छी तरह याद है उसकी पहली लाइन थी कि एज अ स्टेट, एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मैरिट। इस तरह का जो था वो पैराग्राफ था, ठीक है जी। 7th पेज पैराग्राफ 5 शोज दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन वाज अ जस्ट हेड ऑन द, अब सिर्फ 5 का पूछ रहे हैं, एंड द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन वाज, ये तो पहले आ गई हैं, तो दैट्स मीन ये बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। और ये वाली पैराग्राफ 4 में थी, 3 में थी, और ये भी 4 3 में थी, ये आपकी 5 में आएगी बी ऑप्शन। अब लास्ट एमसीक्यू है जी इसका
आपके पेज 7 का और इस एक्सरसाइज का, टू whom the did Rasul sallallahu alaihi wasallam Khatib an-Nabiyyin give the following advice: when two men come to you for the judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. बड़े मजेदार सी ट्रांसलेशन अगर आप सुनना चाहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दर्ज झेल नसीहत की थी कि जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए, कभी भी दूसरे की दलाइल सुने बगैर पहले के हक में, पहले की हिमायत में फैसला ना करना, फिर तुम्हें इम्कान होगा, फिर तुम्हें सच का थोड़ा बहुत इम्कान हो सकता है। ये जी हमारे हजरत अली रजी ताला अन्हो थे सेकंड, क्योंकि हजरत अबू बकर के बारे में तो 9th में डिस्कशन हुई है और उमर फारूक रजी ताला अन्हु में 13th चैप्टर है, उसमें डिस्कशन हुई है। तो आपकी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एक्सरसाइज बी सेम पेज 7 है जी। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ 3। मैंने तो आपको पहले भी बताया हुआ है जी, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आप टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। चलें डीपली डिस्कस करके देखते हैं जी टॉपिक सेंटेंस को। टॉपिक सेंटेंस क्या है जी हमारे पैराग्राफ 3 का। As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और race. बिल्कुल जी, पैराग्राफ 3 में अगर आप देखें तो ये पहला जुमला है आपका कि आप मदीना की रियासत के सरबरा होने की हैसियत से तमाम मुकदमात का नस्ल, रंग, मजहब के लिहाज के बगैर इंसाफ और बराबरी के साथ मेरिट पर फैसला करते थे। ये इसका क्या हो गया जी, टॉपिक सेंटेंस हो गया। उसी सेम क्वेश्चन के अंदर स्पोर्टिंग डिटेल्स भी कहा था कि आपने एग्जांपल देनी है। वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। ये स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं कि इसको सपोर्ट कर रही हो कि ये पहली लाइन थी, टॉपिक सेंटेंस की पहली लाइन थी, तो इसलिए स्पोर्टिंग डिटेल्स दिया जा रहा है। एक दफा का जिक्र है या एक दफा क्या हुआ कि कुरैश की खातून चोरी के जुर्म में मुलव्वस पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. कुछ लोग चाहते थे कि मैं कुरैश के खानदान की इज्जत को बचाने के लिहाज से इनको सजा से बचा लूं, मतलब कुरैश की कुछ लोग थे। दे आस हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु टू इंटरसीड। उन्होंने कहा जी आप ज़रा हमारी इस खातून की बिना पर सिफारिश कर दें, और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सिफारिश भी कर दी, रिक्वेस्टेड कि आप उसको माफ़ कर दें। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नाराज़गी से कहा कि बनी इसराइल इसीलिए तबाह कर दी गई थी क्योंकि वो गरीबों पर अप्लाइड लॉ करती थी और अमीरों को माफ़ कर देती थी। कवानीन कानून सिर्फ गरीबों पर लगाए जाते थे। तो ये स्पोर्टिंग डिटेल्स था जी आपके टॉपिक सेंटेंस का थर्ड पैराग्राफ के। So let's talk about the page 8 and which are question answers. Answer the following questions. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas? मतलब ये सारे सवाल जवाब हैं और इनके आपने जवाब देने हैं। तो let's come to the solution. So the question was, how can people achieve perfection in the moral and spiritual and social areas of life? तो किस तरह से लोग जो हैं कमाल हासिल कर सकते हैं मॉरल, इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी और समाजी शोबाजात में। तो बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग कमाल समाजी, इखलाकी और रूहानी शोबाजात में ऐसे हासिल कर सकते हैं कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें और रोशनी, उनके पैगाम से रोशनी हासिल करें। तो फिर बहुत आसान हो जाएगा इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात के अंदर कमाल हासिल करना। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन इज क्लियर, यस। उसके बाद कह रहे जी, हाउ डिड द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। कैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन ने आला मुकाम और नेक या बहुत आला मेयार की जिंदगी तमाम नुए इंसान के लिए कैसे कायम की, सेट कायम करना। ही सेट अप नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली तौर पर जिंदगी जो उन्होंने खुद करके दिखाया,
अपनी अमली मिसाल के ज़रिए उन्होंने मैनकाइंड को, नुए इंसान को सेट करके दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि वो अपने आला मेयार में, अजीमुल शान मेयार में अगर अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो वो हासिल कर सकते हैं। और इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और किसी भी शोबा ज़िंदगी में अगर वो पैरवी करना चाहते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो शख्सियत है वो उस पर अमल करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर, अमली तौर पर। ठीक है, और उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, ही सेट अप नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अपनी अमली मिसाल के ज़रिए उन्होंने नुए इंसान के लिए हर शोबा ज़िंदगी में अमल करने के लिए अजीमुल शान मेयार को कायम किया। सेट अप द नोबल आइडियल्स, अजीमुल शान मेयार कायम किया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें तो आपके सामने, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड, किस तरह मक्का के जो लोग थे वो कन्विंस हो गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के इंसाफ के से, यहाँ तक कि अभी उन्हें नबूवत नहीं मिली थी, उनकी नबूवत से पहले। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन रिजॉल्व द इशू ऑफ सेटिंग द ब्लैक स्टोन, जब हिजरे अस्वद को नस्ब करना था, कायम करना था, उस मसले को उन्होंने कैसे हल किया, बड़े इंसाफ के साथ, और लोगों की जो है जान बचा ली, उनकी ज़िंदगी लड़ाई से बचा ली, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, कबीले के झगड़े से उन सब लोगों को बचा लिया। दस पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस, इस अगरचे जो मक्का के लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से कन्विंस्ड है, मतलब रजामंद थे, राजी थे। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है जी, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। मदीना के सरबरा की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के लिए मयार कैसे कायम किया, क्या मयार थे। एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam Khatib bin Nabiyyin decided all cases on merit with justice and equity। जबकि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के सरबरा थे तो आप तमाम जो केसेस थे वो इंसाफ और मसावात के साथ मेरिट पर फैसला करते थे, और इन सारी चीज़ों को दूर रखते थे, जैसे कि कलर, क्रीड और रेस, रंग, मजहब या नस्ल, इसके लिहाज के बगैर, इररिस्पेक्टिवली, इसको पीछे रखकर, बिल लिहाज का मतलब होता है लिहाज के बगैर। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्या होता था कि गैर मुस्लिम भी, जो मुसलमान नहीं थे, वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन के पास अपने मामलात को लेकर आते थे। The justice of the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam made non-Muslims bring their suits to him। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन का इंसाफ था वो नॉन मुस्लिम्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमात लाने पर मजबूर करता था। एंड ही डिसाइडेड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूइश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक जूइज का तमाम के तमाम मुकदमात का फैसला सुनाते थे उन्हीं के लॉ के मुताबिक। दैट इज द रीजन कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नॉन मुस्लिम्स भी आ जाते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे कुरान पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बयान किया है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके बारे में आप बताएं कि कुरान पाक ने किस तरह से बयान किया है। द होली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज दस, कुरान पाक इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन की शख्सियत को बयान करता है। वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड अ गुड एग्जाम्पल, हम सब दरअसल अल्लाह के पैगंबर के अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल देखते हैं, किसी के लिए भी जो हमें उम्मीद देते हैं कि अल्लाह से हम मिलेंगे एक दिन और क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही रूबरू होंगे। सो यू कैन सी ऑन पेज 2 ब्लॉक का क्वेश्चन, हाउ डिड द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन रिजॉल्व द इशू, ये भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी पढ़ा था। लेट्स डिस्कस इन
So let's discuss the first block question answers on the page 2. How did Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam resolve the issue? वो हिजरे असवद का जो सवाल था उसके अंदर जो मसला क्रिएट हुआ था वो देखना है. ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मुनसिफाना सी तजवीज़ दी कि हिजरे असवद को क्या कर सकें, नस्ब करने के लिए मुनसिफाना सा तजवीज़ दी कि ताकि कोई भी आपस में लड़ाई ना करे, विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल ट्राइब्स. दस ही रिजॉल्व द इशू एंड प्लीज्ड एवरीवन. तो इसी वजह से उन्होंने उस मसले को रिजॉल्व भी कर लिया और सब के सब इससे खुश भी हो गए. सेम पेज पर पेज 2 पर सेकंड ब्लॉक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड कुरैश थिंक दैट द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन वुड फेवर देम. क्योंकि उन्हें पता था कि जो हजरत उसामा बिन जैद हैं वो जाकर सिफारिश करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. तो ये उसका आंसर है. तो क्वेश्चन पे चलते हैं. ब्लॉक का सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डिड कुरैश थिंक, कुरैश वाले ऐसा क्यों सोचते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिमायत करेंगे. द कुरैश थॉट दैट हजरत उसामा बिन जैद रज़ी ताला अन्हु इंटरसेशन, कि जो हजरत उसामा बिन जैद हैं वो उनकी सिफारिश कर लेंगे उस औरत की, उस खातून की जिसने जो है गुनाह किया है, गिल्टी वुमेन, वुड सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, और उनको सजा से बचा लिया जाएगा कि जब उसामा बिन जैद जो है रज़ी ताला अन्हु वो उनकी सिफारिश करेंगे. एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर हर, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन जो है वो उसकी हिमायत करेंगे, जो कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे. पेज 3 पे आ जाते हैं और अगला तीसरा सवाल है व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन. यकीन क्यों करते थे जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो यकीन क्यों करते थे. The non-Muslims trusted the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam Khatibun Nabiyyin because he was well known for his justice and decided cases equity. वो इसलिए यकीन करते थे गैर मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन पर क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे और हर मामले को डिसाइडेड केसेस इन इक्विटी, और हर फैसले को, हर मामले को बराबरी और इंसाफ के साथ हल किया करते थे. पेज 3 पर ही फोर्थ आपका क्वेश्चन है What advice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam Khatibun Nabiyyin give to Hazrat Ali रज़ी ताला अन्हु. और वो जो नसीहत जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन ने हजरत अली रज़ी ताला अन्हु को की थी, फरमाई थी, वो क्यों फरमाई थी जी. वो जो अभी कुरैश का क्वेश्चन पड़ा है कि वो केस ले गए, तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त वाकया शेयर किया, वो सुनिएगा. बहुत ज़बरदस्त और हम सबके लिए एक पैगाम है. द एडवाइस विच द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन गेव टू हजरत अली रज़ी ताला अन्हु. व्हेन टू मेन कम टू यू, जब दो आदमी तुम्हारे पास आए फैसले के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर. कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर पहले के हक में फैसला मत सुनाओ. इट इज देन मोस्टली लाइक दैट यू विल नो द ट्रुथ. फिर यही वजह होगी, फिर इम्कान होगा कि तुम शायद सच का पता लगा लो. ये जी लास्ट आपका क्वेश्चन है ब्लॉग का. व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन. वैसे तो ऐलान करना होता है इसका मतलब, लेकिन आंसर में आपको डिटेल बता देते हैं. हियर इट मीन्स पब्लिकली टोल्ड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट. यहां इसका मतलब है खुल्लम खुल्ला लोगों में इसकी अहमियत का ऐलान किया. प्रोक्लेम का मतलब यहां पर यह बताया गया था. So coming back to the page 8 and its grammar part after the question answers. कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको 9th की वीडियोस में भी बताया हुआ है, इंशाल्लाह 10th की वीडियोस में भी आपको बहुत क्लियर करेंगे. द कंक्रीट नाउन इज एक्चुअली द इनटैंजिबल या टेंजिबल. ठीक है, ऐसी चीजें जिनको आप हाथ लगा सकते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनटैंजिबल होती हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते. ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन और बड़े जबरदस्त वर्ड्स हैं. द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. तो ये दोनों कंक्रीट नाउन है बिकॉज यू जस्ट कैन टच देम. द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंक्रीट और मटेरियल नाउन्स एज दे रेफर टू कंक्रीट थिंग्स. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं जी. ही डिसाइडेड द केस विद इक्विटी एंड जस्टिस. इनटैंजिबल है, आप ना ही मसावात को, बराबरी को, ना ही इंसाफ को हाथ लगा सकते हैं. सो दैट इज व्हाई द अंडरलाइन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज दे रेफर टू आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स. क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स को बताते हैं. नीचे इसकी एक्सरसाइज भी गिवन है. एक्सरसाइज ए
वो कहता है जी आइडेंटिफाई करें वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको सबको समझ में आ गई होगी। शी पुट्स मच एफर्ट, एफर्ट इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। और स्टडीज, ये जो आपके इम्तिहानात होते हैं, ये भी आप जो है इनको हाथ नहीं लगा सकते तालीम को, तो ये भी आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So the second example, they recommended him for his justice and truthfulness. तो justice और truthfulness दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते, intangible हैं। तो justice और truthful abstract noun है। balls in basket, keep the balls in the basket, ये basket भी हाथ लगाई जा सकती है, balls को भी हाथ लगाया जा सकता है, तो ये concrete noun है। The dishonest trader is losing the trust of his customers। तो जो ट्रेडर है वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहेंगे, बिकॉज ट्रेडर ऐसा है जिसे आप क्या कहते हैं, ताजिर। द थिंग्स विच यू कैन टच एंड सी, ट्रेडर यू कैन जस्ट सी, ट्रस्ट आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे और ट्रेडर को कंक्रीट कहेंगे। कस्टमर्स भी आपके कंक्रीट है, लेकिन जो ट्रस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद केयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पेट भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। केयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेट जिसको आप हाथ लगा सकते हैं वो आपका कंक्रीट नाउन है। तो क्यों ना हम इस पर पिछले पेज की तरह लिख लेते हैं। सो जस्टिस इज abstract noun and truthfulness is abstract noun। balls जो है वो concrete noun है और जो basket है वो भी आपका concrete noun है, क्योंकि हम इन चीजों को हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। हाथ लगाने से मुराद है the things you can see and touch, ठीक है। और जो ट्रेडर है वो भी आपका कंक्रीट नाउन है, बिकॉज ताजिर को भी आप हाथ लगा सकते हैं। ट्रस्ट जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कस्टमर भी आपका कंक्रीट नाउन है, क्योंकि इसको भी आप कस्टमर्स को भी देख सकते हैं और इनको हाथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और केयर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो पेट है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं ये आपका कंक्रीट नाउन है। So coming to exercise B, which is something like choose whether each sentence needs an indefinite article, an, a definite article, the, or no article। आपने इस एक्सरसाइज में बताना है, मैंने आपको पहले क्लास 9 की वीडियोस में भी बताया हुआ है, ठीक है। मैं इसके साथ भी लिंक शेयर कर दूंगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की टाइप्स होती हैं, एक होती है डेफिनेट आर्टिकल जिसको आप द कहते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे आप अ और एन कहते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व द फिलिंग द ब्लैंक्स। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन डेफिनेट आर्टिकल लग रहा है। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। हैव यू प्लीज पास, नो सॉरी, उसके पहले है जी हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, इधर लगेगा जी नो आर्टिकल, ठीक है जी। उसका नो आर्टिकल का मतलब है कि हैव यू सीन माई स्कार्फ, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल इन दिस। कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट द सॉल्ट, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट around here? The restaurant that my friend owns is very good. I have several good friends. No article. इसके अंदर आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। The UAE is a beautiful country. I will see you in a week. I am on vacation until Monday. I think इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। So we just have solved the definite and indefinite article exercise B on page 9.
सो लेट्स टॉक अबाउट द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेज क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ है 9th की वीडियोस में भी, और आप अब 10th की वीडियोस भी देख रहे हैं कि जी फ्रेज नामुकम्मल अल्फाजों का मजमुआ है, ठीक है। मतलब द वर्ड्स विच डजंट मेक एनी सेंस इज नोन एज अ फ्रेज। तो अब उन्हीं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर अगर आपको नाउन मिलेगा तो वो नाउन फ्रेज होगा। सो इजी डेफिनेशन, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो काम करे नाउन की तरह, नाउन फ्रेज कहलाता है। एज अ यंग ट्रेडर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन अर्न रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। तो ये भी नाउन फ्रेज है और ये भी नाउन फ्रेज है। सो आई होप दैट आपको नाउन फ्रेज तो क्लियर हो गया होगा। सो वी वर ऑन पेज 10। आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज सी के अंदर अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस उसने कहा है। तो अभी आपके सामने हमने नाउन फ्रेज किया है, उसकी डेफिनेशन की है कि जो नाउन फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। जो नाउन फ्रेज है वो नाउन की तरह ही काम करता है। तो हम नाउन फ्रेज को लिख सकते हैं वर्क लाइक नाउन, ठीक है जी। तो जो नाउन फ्रेजेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो एक नाउन की तरह काम करते हैं। मतलब कि ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जो नाउन की तरह काम करता है उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। सो आपके सामने 5 एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो हम इसके अंदर जो सबसे पहली वाली एग्जाम्पल है उसके अंदर लगा लेते हैं कि दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट। तो उसके अंदर आपके ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो है, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो 3 आ गए। तो एन ओल्ड फैशन हैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये नाउन फ्रेज है और ये काम कर रहे हैं एक नाउन की तरह, ठीक है। मतलब हैड ओल्ड फैशन है और एन एक आर्टिकल है। और मैंने आपको इसी वीडियो में बताया हुआ है कि आर्टिकल क्या होता है, कि जो डेफिनेट होता है वो द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल और एन होता है। वी डिस्कवर्ड फाहद प्लान्स। तो प्लान एक नाउन था तो उसके साथ फाहद प्लान्स हो गया। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये नाउन फ्रेज कहलाते हैं और किस तरह काम करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपका जो फाहद है वो भी नाउन है और प्लान भी नाउन है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। तो आपका अ रोलिंग स्टोन जो है वो एक नाउन फ्रेज है। गैदर्स नो मॉस, आपने जरूर इसके अंदर एक ढूंढना है नाउन, या पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ऐसा ढूंढना है कि जो नाउन की तरह काम करें, ठीक है जी। द रीसेंट फ्लड, ठीक है, ये जो नाउन की तरह काम कर रहा है नाउन फ्रेज, आपको एक ना एक वर्ड जरूर मिलेगा इसके अंदर नाउन जो ग्रुप बना रहा होगा, ठीक है। अभी अभी जो फ्लड आया है उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। तो ये जो नुकसान और बहुत ज्यादा और वजह बना है ये सारा का सारा एक अलग जुमला है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये बता रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के साथ 2 नाउन बता रहे हैं कि ये नाउन फ्रेज है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। अब जो प्रेजेंटेशन है वो एन ओरल है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है कि आर्टिकल्स भी नाउन फ्रेज का हिस्सा बन रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो काम करें नाउन की तरह वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज डी विच इज अबाउट द टेंस। और मुझे टेंसेस से इतना ज्यादा लगाव है, और आप यकीन मानेंगे इसलिए लगाव है क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी चीज में आपने इंटरेस्टिंग होना है या इंटरेस्ट लेना है तो आपको जरूरी है उस चीज का पसंद करना और उसके अंदर दिलचस्पी लेना। सो होप सो कि आपको बात समझ में आ गई हो। पास्ट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस, आप यकीन माने अगर आपने इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जो दुनिया में अपने साथ सेकंड फॉर्म वर्ब लगाता है। मतलब 12 टेंस हमने पढ़े हुए हैं, यहां तक कि 16 भी दरियाफ्त हो चुके हैं। तो 12 टेंसेस में से वाहिद एक टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जिसके अंदर क्या लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और आपके 11 के 11 टेंस आप दिखा लें और उसमें से फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख लें, उसमें से आपको कहीं सेकंड फॉर्म वर्ब नजर नहीं आएगी। तो एक तो यूनिक आपको पास्ट इंडेफिनेट
इंडेफिनेट की मैंने बता दी। अब मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको बताना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगना। ठीक है, हम एक पेज पर इसको प्रॉपर डिस्कस क्यों नहीं कर लेते ताकि आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। So let's talk it about on a rough page or on a clear A4 page कि ये चीज है क्या एक्चुअली। So there is the page। तो जो past indefinite tense है, ठीक है जी, उसके अंदर second form of verb लगती है जी, second form of verb। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? अगर आप सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वी हैव डिड, ओके, ओनली डिड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड। अब डिड कहां लगता है? डिड तो खुद एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू, डिड और डन। ठीक है, तो इसमें एक मैजिक सा आपको ये भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक जुमला डिस्कस ही कर लेते हैं कि शी एट एप्पल्स। बहुत आसान सा जुमला है कि सिंगुलर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। वो सेब, उसने सेब खाया। ठीक है, शी एट एप्पल्स। ठीक है, और इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, शी डिड नॉट। ठीक है जी, नेगेटिव के अंदर क्या लग रहा है? डिड नॉट। और इसमें एक जो मिरेकल है जो मैंने आपको बताया था कि मतलब एक ट्विस्ट है, वो है ईट। आपने देखा होगा कि डिड नॉट के साथ ईट लग रहा है। अब ये क्या चक्कर है? अब ये चक्कर है कि जो पहले से ही जो डिड है वो अवेलेबल है, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अवेलेबल है। आसान मिसाल ये ले लें कि पहले से ही यहां पर सर मेहरान लिखा हुआ है, तो आप दोबारा से सर मेहरान नहीं लिख सकते। ग्रामर कहती है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ दोबारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकती। सो दैट वाज योर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको आप मस्बत जुमला कहते हैं। ठीक है जी, एंड दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शी डिड नॉट ईट एप्पल्स। ठीक है जी, तो ये चीज मैं समझ रहा था कि आपको समझानी बहुत लाजमी है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। डू, डिड, डन। डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पॉजिटिव जुमला बताया गया, उसके बाद आपको नेगेटिव जुमला बताया गया और बताया गया कि जी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक which is past indefinite and past continuous tense। ठीक है, past continuous tense का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि past continuous में एक्चुअली क्या होता है। दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है जी, आपके past continuous के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लिखती है। और हेल्पिंग वर्ब्स भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं past continuous के। was और वर, बस ये दो हैं जो इसके साथ अटैच होकर क्या बनाते हैं? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक है, शी वॉज वॉन्डरिंग, वो घूम फिर रही थी। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी फर्स्ट वन प्लस आईएनजी है। सो दैट इज टू मच सिंपल। अभी अब आप जब एक्सरसाइज पे आते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Fill in the blanks with the past indefinite or continuous tense। ठीक है जी, आपने past indefinite और past continuous के साथ इसको fill up करना है। ठीक है जी, in the brackets, और brackets में भी आपको helping material दिया हुआ है। ठीक है, what dash you do when I dash you last night? Were you? What were you doing? Do को आप फर्स्ट वन प्लस आईएनजी कर देंगे और इधर आप कॉल को कॉल्ड कर देंगे। ठीक है जी, What were you doing when I called you last night? ये सॉल्व हो गया। इसके बाद I was sitting in the cafe when you called me। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। एक में पास्ट कॉन्टिन्यूअस और एक में पास्ट इंडेफिनिट। When you arrived at the bus stand, who was there? ठीक है, उसने हेल्पिंग वर्ब में आपको बी शो किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको was शो कर देंगे। Who was there? जब मैं पहुंचा था उधर कौन था?
ठीक है जी। उसके बाद शमसा was watching a film when she heard, ये heard नहीं है, ये heard है। आपने देखा होगा मैंने हेयर के स्पेलिंग के बाद डी लगाया, ईडी नहीं लगाया। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, ये हेयर्ड कर देते हैं, ये हर्ड है भाई। लास्ट एमसीक्यू ऑफ एक्सरसाइज डी, वी ज्यादा है तो वर मतलब प्लूरल के साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ट, ठीक है जी, हिज एंकल। तो हर्ट की जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है वो सेम होती है, ठीक है जी। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द पंक्चुएशन व्हिच इज द एक्सरसाइज सी, ठीक है जी। आपकी सॉरी एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई की डिस्कशन कर लेते हैं जी। इसमें उसने लिखा हुआ है पंक्चुएशन करनी है आपने, और आपके पास ये पैराग्राफ गिवन है, ठीक है। उसके अंदर पैसेज के अंदर नहीं जी, स्क्रीन के आपके बिल्कुल सामने आपको पैसेज सॉल्व मिल गया है कि ड्यूरिंग का आपने डी भरा कर देना है। सरमन एंड अंसारी, सरमन के बाद आपने कॉमा लगा देना है। एंड अंसारी, अंसारी एक नाम है, ठीक है, उसका ए आपने कैपिटल कर देना है। सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु थालबा, सलबा कहते हैं उर्दू में, थालबा कहते हैं इंग्लिश में। बनु इज द नेम, सो यू जस्ट हैव टू कैपिटल द अल्फाबेट ऑफ बी, ठीक है। थालबा में टी आपने बड़ा कर दिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये अपोस्ट्रोफी है, ठीक है जी। सिटिंग देयर, फिर कॉमा, स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड, फिर कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमास ऑन, ओह का ओ बढ़ा, रसूल का आर बढ़ा, अल्लाह, अल्लाह का ए बढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, फिर ये एक्सक्लेमेटरी निशान, ये सब रमूजो अकाफ है जिसे आप पंक्चुएशन कहते हैं इंग्लिश में। देयर टी बढ़ा, एंसेस्टर्स किल्ड मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जुमला खत्म, फुल स्टॉप आ गया। वी, जब जुमला खत्म हो गया नया जुमला शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू बढ़ा जिसे कैपिटल कहते हैं। अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, जो कि ओह पर ओपन हुए थे, फिर फुल स्टॉप। उसके बाद जाहिर सी बात है जुमला चेंज हो रहा है तो द टी बढ़ा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन का आर बढ़ा, रिप्लाइड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ऑन, द टी बढ़ा, रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये जी आपको जो बताया गया है इस पैराग्राफ के लिए, ये आपकी पंक्चुएशन है, ठीक है। इसको आप कहते हैं पंक्चुएट करना, ठीक है। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, आपके सामने पंक्चुएशन की गई है। आप स्क्रीन का जो है वो बेशक मैं आपको दोबारा शो कर देता हूं, आप इसका स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसको कैसे पंक्चुएट करना है। सो वी आर ऑन द पेज 11। बड़ा मजेदार इंग्लिश का एक हिस्सा होता है यूनिट 1 में, पेज 11 की एक्सरसाइज में, जो कि आपको 9 क्लास में भी दिया हुआ था। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इट्स प्रोनाउंसिएशन की consonants, vowels and diphthongs, ये सारे के सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको इनकी प्रोनाउंसिएशंस जो है पेन, बैड, टी, डिड, कैट, गेट, चेन, इसकी उसने आपको जैसे आप ना पियानो पे धुन बजाते हैं और मतलब मुख्तलिफ टून्स जिसे कह लें या टॉन्स होती हैं या जो धुन होती है जिसे सिम्फोनी कहते हैं, वो आपके सामने पेपर के पड़ी होती है और आप उसको प्ले कर रहे होते हैं। सेम इज द केस हियर कि ये प्रोनाउंसिएशन की उन्होंने स्टाइल्स आपको बताए हैं ये किस किस्म के होते हैं, ठीक है। और ये मतलब आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये चीजें आनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन के जो सिंबल्स हैं वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो कमिंग बैक टू द पेज, सेम पेज एंड एक्सरसाइज एफ की बात करें तो which words in the pronunciations key have the same pronunciations as that of the words given below, ये नीचे words दिए हुए हैं same pronunciation बताएं। Also find the symbol of each underlined sound in your dictionary, आपने डिक्शनरी में इनको ढूंढना भी है और आपको इनकी pronunciation की ऊपर से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ऊपर से नहीं मिल रही है तो आप खुद लिख लें, ठीक है। तो let's talk about life and light, ठीक है। ये जो लाइफ और लाइट लिखा हुआ है ये क्या है, आपका एक वर्ड उन्होंने गिवन दिया हुआ है और उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको इनको, अगर ये वर्ड्स मेरे साथ अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क आ जाएगा। लाइफ काइट, लाइट नाइट, फैमिली हार्डली, बैरियर्स कैरियर, वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। केस
rate, forgave, forsake, destitute, longitude, suits, fruits. So these were the pronunciations which should be known by you all. पेज 12 पर आते हैं और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि आपके हर चैप्टर का एक हिस्सा है और मैंने आपको बताया हुआ है द मोर यू स्पीक द मोर यू विल बी ट्रेन्ड। ठीक है, आप ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में जितना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरेंस होगी। फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, आपने ग्रुप्स बनाने हैं जी। वही बात होगी जो मैं आपको लास्ट वीडियोस में और इस वीडियो में भी बता देता हूं कि आपने जितनी कम्युनिकेशन अपनी ठीक करनी है आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दें। वो कह रहे हैं जी ग्रुप्स बनाएं और डिस्कस करें इन तमाम चीजों को कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जुडिशियल सिस्टम ऑफ अरब के अंदर तब्दीलियां लेकर आए, रिफॉर्म्स होता है, इस्लाह लेकर आए। यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली। आपने दरजेल इन एक्सप्रेशंस को अपनाना है ताकि आप इस चीज को एक्सप्रेस करने में बहुत आसानी फील कर सकें। इन माय ओपिनियन ये रिफॉर्म्स इसलिए आए हुए थे, आई हैव रेड दैट, मैंने अपने इन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आई बिलीव वन कैन सेफली से, और मुझे यकीन है कि हम बड़े हिफाजती और बड़े एक दूसरे की रिस्पेक्ट रख के ये सब चीजें कह सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू जस्ट हैव टू टॉक इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग दिस टॉपिक ऑन दीज एक्सप्रेशंस। इन बेस पर आपने इनको डिस्कस करना है। उसके बाद दोबारा से व्हाट मेजर्स, ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए, शुड वी टेक टू ब्रिंग जस्टिस इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ऐसे कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम इंसाफ अपने माशरे में लेकर आ सकते हैं। फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं जिनकी सपोर्ट से आपने अपनी राय और वजूहात भी साथ देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने आप को, खुद को, वी शुड हैव टू डेवलप आवरसेल्फ, वी शुड हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ, वी शुड हैव टू रिफॉर्म आवरसेल्फ। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन है इनको इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोलें एक दूसरे से। नॉट ओनली दैट बट आई ऑल्सो थिंक दैट, ना सिर्फ मुझे अपने आप को, नॉट ओनली दैट आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू करेक्ट माई फैमिली। ठीक है, जिनके हम सपोर्टर्स होते हैं, जिनके हम सरबराह होते हैं। बट आई ऑल्सो थिंक दैट वी शुड डेवलप अ डिपार्टमेंट, वी शुड डेवलप अ कम्युनिटी इन आवर सोसाइटी जिसमें रिफॉर्म्स किए जाएं और मेजर्स, इक़दामात बताए जाएं जस्टिस के लिए। देयर आर वेरियस सेवरल मैनी रीजंस फॉर दिस, और बहुत से और बहुत ज्यादा वजूहात हैं जो हो सकती हैं। पहले आपको ये करना चाहिए, सेकेंडली आप ये करें, मजीद फर्दरमोर इन एडिशन उसने आपको एक्सप्रेशंस दे दी हैं, आपकी डिस्कशन करने के लिए आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल दे दिया। आप बात करना शुरू करें और एक दिन आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेंगे। सो यही हिस्सा होता है जिसको डिस्कस करने में सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगना चाहिए। एक दूसरे के साथ क्लास के अंदर डिस्कस करें बैठकर, इससे इंग्लिश बेहतर होती है। एक और पहले चैप्टर में बहुत अच्छी चीज, एक और मतलब पेज 13 पर एक्सरसाइज के अंदर राइटिंग स्किल्स दिए हुए हैं कि आपने अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे बनाना है। अभी आपने ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, अब आप राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप यकीन माने इन एक्सरसाइजेस पे फोकस करें। आप लोगों की तो इंग्लिश क्या, आपकी राइटिंग क्या, आपका बोलचाल, मतलब एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। देखे ना, अब वो आपको प्रेसी एक ऐसी चीज है जो आपने बीए में, ग्रेजुएशन में, आपने फर्दर सीनियर क्लासेस में जाकर, ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में जाकर ये चीजें सीखनी है जो आपको 10th में समझाई जा रही है। लुक एट दिस, राइट अ प्रेसी ऑफ पैराग्राफ 5। जो आपने पैराग्राफ 5 अपने चैप्टर में पढ़ा है, आपने उसके ऊपर क्या लिखनी है, प्रेसी लिखनी है। तो वो कोई इतनी मुश्किल तो थोड़ी है। ठीक है, आपके सामने हम पैराग्राफ रख देते हैं 5। ठीक है, ये आप पैराग्राफ 5 देख लें। इसमें लिखा हुआ है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने ज्यादा मशहूर थे कि यहाँ तक कि उनके तल्ख दुश्मन यहूदी भी उनके पास आते, brought their suits to him, अपने मुकदमात मामलात को उनके पास लेकर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक केसेस मामलात का फैसला करते।
सो इजी। इसकी आपने प्रेसी करनी है पूरे पैराग्राफ की। ही खातबुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातबुन नबिय्यीन अल्लाह के अहकामात को बहुत सख्ती से जो है मतलब फॉलो करते थे, पैरवी करते थे। इफ दे कम टू यू, अगर ये तुम्हारे पास आते हैं, आदर जज बिटवीन देम, या तो इनके दरमियान फैसला कर दो और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या इनकार कर दो, मुदाखलत करने में इनकार कर दो। इफ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनके मामले में मुदाखलत में इनकार कर दोगे, इनके मामले में बोलोगे नहीं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इफ यू जज, अगर तो तुमने फैसला करना है, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, इनके दरमियान मुंसिफाना इक्विटी, बराबरी का फैसला करो। फॉर अल्लाह लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें पसंद करते हैं जो मुंसिफाना तौर पर फैसला करते हैं। सो दिस पैराग्राफ 5 आप जो है उसको आपने प्रेसी में चेंज करना है। राइट अ प्रेसी ऑफ पैराग्राफ 5। मैंने आपके सामने पैराग्राफ 5 भी रख दी है। सो पैराग्राफ 5 की आप प्रेसी देख लें जी। Although the Jews were bitter enemies of the रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बड़ा रूल बता देता हूं कि प्रेसी में जितने भी टोटल वर्ड्स होते हैं पैराग्राफ में, उनको आप 1/3 में डिवाइड कर दें, ठीक है। और उसके बाद जितने भी वर्ड रिजल्टेंटली निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पैराग्राफ के वर्ड्स देखें तो 25 है, ठीक है। 25 नहीं तो 30 कर लें, 30 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। 30 वर्ड्स को आप 3 पे डिवाइड करेंगे और आपका जो प्रेसी है, मतलब जो पैसेज निकलना चाहिए, वो 10 वर्ड्स का निकलना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू सॉल्व प्रेसी, ठीक है। तो उन्होंने भी आपके सामने प्रेसी को सॉल्व किया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। Although the Jews were bitter enemies of the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, they brought suits to him and he decided according to the Jewish law. He strictly followed the commandments of Allah while doing justice. ये देखें, इतने बड़े पैराग्राफ को उसने बिल्कुल कंसाइज करके लिख दिया, ठीक है जी। आप ये जो कंसाइज वर्ड बोल रहे हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट। उसने बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज करके लिख दिया, इसी को तो भाई प्रेसी कहते हैं। तो ये आपकी ग्रेजुएशन में बहुत चीजें काम आने वाली हैं। सो जस्ट डोंट निग्लेक्ट इट। इसको आपने ऐसे नहीं जाने देना, इसको प्रॉपर समझ के आपने करना है। सो पेज 13 पे आपका राइट एन एसे ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन एंड एग्जाम्पलरी जज। आपने एक प्रॉपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे लिखना है जो एक मिसाली आपके उल्मा हैं, आलिम हैं, आपको ठीक करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं, उन पे आपने एक प्रॉपर ऐसे लिखना है। और उसने कहा 220 से 250 वर्ड्स होने चाहिए। और दिस इज सम प्लान जिसको तौर पर, जिसको मद्देनजर रखकर आपने ऐसे लिखना है कि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शो करना है, ठीक है, जो कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा। फिर आपने पैराग्राफ फॉर की आइडिया 1 एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स, आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना है उसके की आइडियाज होने चाहिए और उनकी आइडियाज की स्पोर्टिंग डिटेल्स। इसी तरह पैराग्राफ फॉर की आइडिया 2 एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स, पैराग्राफ 4 की आइडिया 3 एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स, और आखिर में एक कंक्लूडिंग पैसेज। सो दिस इज योर पैराग्राफ और यू मे से दैट ऐसे जो आपने एग्जाम्पलरी जज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a great example of justice to all of mankind. He practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam's रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ये सारे आप जो है बिल्कुल आराम से अपने चैप्टर से वर्ड्स उठा सकते हैं, ठीक है। एज द हेड ऑफ द मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मैरिज, ये सारा आपका चैप्टर लिखा हुआ है, आपने अगर नोटिस किया है, देखें, ये ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर चैप्टर इज रिटन ऑन दिस ऐसे, ठीक है। 220 से 240 ये सब बनी इसराइल वाज न्यून बिकॉज ऑफ दिस, दे अप्लाइड लॉ टू पुअर। ये आपका चैप्टर पूरा उसने ऐसे में राइट कर दिया है। तो ये तो आपके लिए और बहुत आसानी हो गई कि आप इसको जो है बड़े आराम से लिख सकते हैं। बस अब कंक्लूजन जो है इसका आप बहुत ध्यान से सुने। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट, अभी आपको पढ़ाया ये। कंक्लूजन क्या है जी? द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन एडमिनिस्टर्ड जस्टिस इवन
of it was against his own interest or interest of those who were near and dear to me. ये भी आपके फर्स्ट पेज पर है कि खातिबुन नबीयीन ऐसे इंसाफ का संभालते थे, इंसाफ करते थे, हत्ता कि अगर ये उनके अपने मफाद या अपने करीबी और अजीज के मफाद के खिलाफ होता, आप फिर भी जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंसाफ का दामन नहीं छोड़ते थे, इंसाफ के साथ सारा फैसला करते थे। और जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे, उन्होंने कहा मेरी जात, मैंने अगर किसी से कर्जा लिया है, मैंने किसी को अगर गलत किया है, किसी के साथ मैंने किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत किया है, या मैंने उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, या इज्जत को, मेरी जात, मेरी इज्जत, मेरी जायदाद यहां पर है, ही मे टेक द रिवेंज, आप जो है मेरे से इसी दुनिया में रिवेंज ले लें। ही नेवर मेड एनी कंसेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस। याद रखिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रायत नहीं बख्शी, हमायत नहीं दी जब भी वो इंसाफ को लागू करते थे। इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं लागू या नाफिज करने को। ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, फॉर द टीचर के लिए भी है, आप खुद भी कर सकते हैं कि आपने रिकैपिटुलेट स्टूडेंट्स को करना है नॉलेज ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। आप बताएं उनको कि प्रेसी कैसे लिखते हैं एक्टिविटी ए के बारे में, और आप उनको पैसेज के बारे में भी बताएं कि पैसेज क्या होता है। आस्क देम टू रीड द पैसेज एटलीस्ट थ्राइस। ये देखिए प्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप 3 मरतबा उस पैसेज को पढ़ें ताकि आपको मैसेज मिले कि आपने मैसेज क्या देना है। देन रीराइट दैट मैसेज इन देयर ओन वर्ड्स, फिर आप उसको प्रिसाइज और कंसाइज करके लिखें। टेल देम द लेंथ ऑफ द प्रेसी, ये देखें रूल लिखा हुआ है ना 1/3, तो ये तो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया था। एक्टिविटी बी में क्या है, गाइड स्टूडेंट्स टू यूज अ वैरायटी ऑफ प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग। आप जो है बताएं कि लिखने से पहले क्या आप लोगों ने करना है। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी होती है, आपको बताना चाहिए, आपके पास माइंड मैप होना चाहिए कि आपने करना क्या है, लिखना क्या है, आपके पास आउटलाइन होनी चाहिए फॉर राइटिंग कंपोजिशंस। गाइड स्टूडेंट्स टू डिवाइड देयर एसे इनटू पैराग्राफ्स, और आप ये भी उनको बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं कि आप जो है पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश किया करें। एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी होना चाहिए, सेंट्रल थॉट होनी चाहिए, सेपरेट पैराग्राफ्स होने चाहिए, आपको की आइडियाज होने चाहिए जो अभी हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे को लिखने से पहले डिस्कस किए हैं, आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3। क्लोजिंग पैराग्राफ्स मतलब आपको कंक्लूजन होना चाहिए, सिंथेसिस का पता होना चाहिए आपको, एंड जर्नल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी राइटिंग के लिए। स्टूडेंट्स एसेज मे बी एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द सैंपल रूब्रिक गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। तो एवेल्युएशन आपकी हमेशा आपको सैंपल जो दिया जाता है उसकी मुताबिक होनी चाहिए। फिर आप लोगों को बताया गया कि जी ग्रुप्स को रीड करो, प्रूफ रीड करो, जो भी चीजें लिख ली हैं, और रिटन वर्क्स के लिए ये चेकलिस्ट आपको दी है कि आप फॉलोइंग पॉइंट्स को फॉलो करो। ये आपका लास्ट पेज है फर्स्ट चैप्टर का। हैव यू यूज्ड करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर? क्या आप लोगों ने जब आप प्रूफ रीड करेंगे ना तो आपने ऐसे में देखना है कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया, द थिंग, द टेंस, द हेल्पिंग वर्ब्स, द सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड योर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स, कुछ भी आपने उनको सबको चेक करना है और फिर आपने देखना है कि आपके ऐसे ठीक है कि नहीं। आपने एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा है, आपने प्रोनाउन की रेफरेंसेस देखी हैं, आपने करेक्ट वर्ड फॉर्म लिखी है, या आपकी स्पेलिंग्स ठीक है, आपकी पंक्चुएशंस, मतलब दैट इज द प्रूफ रीड चेकलिस्ट जिसको आपने फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने फर्दर रीडिंग एक्टिविटी के लिए या ऐसे राइटिंग के लिए आपने इंसाइक्लोपीडिया जरूर देखना है, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी शेयर योर फाइंडिंग्स, और उनकी जितनी भी चीजें आप ढूंढें वो आप एक दूसरे में शेयर करें ग्रुप्स के अंदर। तो आपके लिए ये फर्दर रीडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं। एंड again, if you are just feeling very tough or something problem or any critical things you just think कि हो गई हैं या समझ नहीं आ रही हैं, you just can comment me। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मोस्ट वेलकम, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट चैप्टर आप अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.